शुरू करते हैं जलियांवाला कांड से। बात करना हो कर लो, बीच में हल्ला नहीं मचाना। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919। इस डेट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, पेपर में खुला डेट पूछते हैं। देखिए जलिया कांड लिखो, जलियांवाला बाग। देखिए क्या हुआ समझिए। दो व्यक्ति हैं, पंजाब में बढ़िया लोहड़ी का दिन है, मतलब खिचड़ी वाला त्योहार। लोहड़ी का त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए लोग कहां पर आए थे? जलियांवाला बाग। ठीक, जलियांवाला बाग आए, आराम से वहां मेला लगा हुआ था। लोगों ने क्या किया? मेला देखा, जैसा आम लोग गांव में मेला लगता है, लोग मेला वाला देखते हैं। लेकिन मेले के दौरान एक किनारा था, वहां पर कुछ लोग मिलकर दो क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियों का विरोध कर रहे थे। इन दो क्रांतिकारियों में से एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। पहले व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर सत्यपाल। इन क्रांतिकारियों को चूंकि अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो इन गिरफ्तारियों के विरोध में एक कोने को उतरे कुछ लोग इकट्ठा हुए, उसी समाज के लोग, और कहा कि यार, अब डिस्कस किया कि यार क्यों गिरफ्तार किया, क्या गिरफ्तारी सही है, क्या गिरफ्तार हो गए तो उन्हें किस तरह छुड़वाया जाए। इन्हीं सब पर क्या होने लगी? चर्चा होने लगी। अब जब चर्चा होगी तो जोश जोश में दो चार लोग नारे भी लगा देते हैं, अंग्रेज मुर्दाबाद, हाय हाय। जो उनको हाय बाय करना था वो कर रहे। लेकिन जो रॉलेट एक्ट इस समय लागू था भारत पर, भारत के कुछ क्षेत्रों पर, अब इन गरीब मजदूरों को, आम इंसानों को रॉलेट कानून क्या पता। बहुत सारे कानून आपके लिए बने, पर क्या सारे कानून आपको मालूम? नहीं मालूम। जब तक आप उसे डिटेल में पढ़ेंगे नहीं या पढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक आपको पता नहीं चलता। ठीक इसी तरह यहाँ के आम इंसान को कुछ मालूम नहीं था कि रॉलेट कानून भी लगा हुआ है, धारा 144 भी लग सकती है, या मार्शल लॉ लगा हो सकता है। आराम से वो अपने मस्त है। लेकिन एक व्यक्ति थे जनरल डायर साहब। जनरल डायर आराम से, उनका काम था उस भीड़ को नियंत्रण करना, मतलब देख रेख करना, अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना। आराम से ये भारतीय बढ़िया मस्त तोप लेके गए, शांति व्यवस्था बनाने गए थे, तो क्या तुम्हें तोप लेके जाना चाहिए? तुम तो आए थे मारने के इरादे से, तुमने मारा भी। आराम से ये सारी चीजें बंदोबस्त करके ले गए, बंदूक की गोलियां, तोप, आर्टिलरी मशीन, सारी चीजें लेकर मस्त गेट पर लगा दिया ताकि कोई बाहर ना निकल। और माना जाता है कि बिना चेतावनी के इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। चेतावनी देते तो शायद थोड़ी देर बाद मेला खाली हो जाता, लोग अपने घर चले जाते, कौन मरने का शौक रखता है। लेकिन बिना चेतावनी के इन्होंने अपना रौब दिखाने के लिए, रुद्र अवतार दिखाने के लिए ताबड़तोड़, जहां जो मिला, बच्चे बूढ़े, गोली किसी को देख के थोड़ी मारती है कि नहीं बच्चा है तो नहीं मारूंगा, चल गई तो चल गई। तो लगभग माना जाता है कि हजारों लोग मारे गए, लेकिन अंग्रेज इसे छिपा लिया, कहते हजार नहीं मरे थे, कुछ लोग मरे थे। लेकिन गलती से 4-5 अंग्रेज मर गए थे, उनके उन्होंने ढूंढ ढूंढ के नाम लिखवा दिए हिस्ट्री में कि ये 4 लोग 5 लोग मर गए। अंग्रेज हमेशा बेशरम रहे। अंग्रेज चाहते थे 5 लोग जरूर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि तुमने हजारों को जो मारा था वो इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर अंग्रेज कहीं छोटी सी ब्लैक होल की घटना हो जाए तो एक अंग्रेज बचेगा तो पूरी कहानी बना देंगे।
इसमें 4-5 लोग मर गए तो उनकी भी एक कहानी बना दी। जनरल डायर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई 13 अप्रैल 1919। इस घटना से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि, पेपर में कई बार पूछा हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना से दुखी होकर अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो कौन सी घटना थी? जलियांवाला बाग। इसी तरह सर सुब्रमण्यम अय्यर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। किस घटना के बाद? एनी बेसेंट के गिरफ्तारी के विरोध। देखिए, आप जितना भूलेंगे आपके लिए उतना नुकसानदायक। आप रोज पढ़ के आइए, 2 पन्ने पीछे पलटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप रोज पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन याद रहेगी। ठीक है, मैं आपको उतना ही पूछ सकता हूं जितना मुझे इजाजत होती है, 5-10 मिनट। तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था हंटर समिति। एक हंटर समिति पहले बन चुकी होगी, आपको ध्यान होगा। 1882 में हंटर समिति का गठन शिक्षा के लिए किया गया, लेकिन ये हंटर कमेटी अलग। ये हंटर कमेटी बनी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। ठीक है, अंग्रेजों ने ये समिति बनाई थी जिसमें से कुछ भारतीय सदस्य भी शामिल किए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने भी एक समिति का निर्माण किया था। वो था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता। किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता। तो पेपर में 2 समितियां पूछी जाती हैं, कभी कभी हंटर समिति पूछी जाती है, कभी कभी पूछ सकते हैं कि जलियांवाला बाग के बाद किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने समिति का निर्माण किया। तो वो थे मदन मोहन। ये सारा जलियांवाला बाग हत्याकांड है। हालांकि जनरल डायल को उतना दोषी नहीं पाएगा जितना पाना चाहिए। बढ़िया उन्हें सम्मान के साथ विदा किया गया, उन्हें बहुत सारी उपाधियां दी गई, मस्त पेंशन दिया गया कि बढ़िया किया तुमने, अच्छा मारा। मतलब ऐसा उनकी निंदा उंदा नहीं की गई कि सस्पेंड कर दिया हो, कोर्ट मार्शल हो गया हो, कुछ नहीं। उन्हें मस्त बहुत सारी उपाधियां मिली। उन्हें एक उपाधि दी गई थी मान का तलवार। मान मतलब सम्मान हुआ, तो आप सम्मान के तलवार, मतलब ऐसी बहुत सारी उपाधि। तो ये कांड 4-5 लाइनों लिखे। चलिए लिखिए, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, समझ तो आपने खूब लिया है। इसमें लिखिए, पंजाब में लोहड़ी वाले त्योहार के दिन, लोहड़ी वाले त्योहार के दिन जलियांवाले बाग में मेला लगा हुआ था। जलियांवाले बाग में मेला लगा हुआ था। इस मेले में एक तरफ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था, की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा। लेकिन इस त्योहार के दौरान जनरल डायर
अपने सैनिकों के साथ यहां आ जाता है, अपने सैनिकों के साथ यहां आ जाता है और बिना चेतावनी के और बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश देता, आदेश देता। जिससे कई हजारों की मृत्यु होती। और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, 1919 को हुई थी। और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगली लाइन से लिखो। इस घटना से दुखी होकर, इस घटना से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और शंकरन नायर, और शंकरन नायर, ये नाम नहीं लिखा होगा, शंकरन नायर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मतलब पहले बहुत लिखवा गया था क्या। शंकरन नायर ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया तथा अंग्रेजों ने हंटर समिति का गठन किया, जिसमें कुछ भारतीय सदस्य भी शामिल थे। हंटर समिति का गठन किया जिसमें कुछ भारतीय सदस्य भी शामिल थे। जिसमें कुछ भारतीय सदस्य भी शामिल थे तथा कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भी, तथा कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भी एक जांच समिति का निर्माण किया तथा कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच समिति का निर्माण किया।
अगली हेडिंग डालिए, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। पर ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री है। किसका? अब यही तो छुपाया गया ना, बहुत सारी चीजें छुपा ली, पर माना जाता है कि इसी ने आदेश दिया था। वो तो पंजाब के गवर्नर थे, माइकल ओडायर। हाँ, वो सोचते थे कि गवर्नर ने आदेश दिया, हो सकता है गवर्नर ने दिया। जैसे यहाँ गोली चलाने का आदेश सिर्फ डीएम दे सकता है, एसपी के पास भी पावर नहीं। एसपी देख रेख करता है, पर यदि आपको गोली चलाना है तो आपको डीएम साहब की परमिशन लेनी पड़ी। ठीक है, हेडिंग डालिए, खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ? नींद आ रही? कुछ है ना, चाय या फिर चाय और बिस्किट लिख दीजिए उसको ऐसे। चलिए देखिए, खिलाफत आंदोलन पढ़े, इसके बाद असहयोग आंदोलन इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए खिलाफत आंदोलन शुरू है, सुनिए इसमें। देखिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी अभी कुछ दिन पहले, लखनऊ समझौता पढ़ाया था, 1916 वाला। उसमें मैंने कुछ कारण बताए थे कि लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग के लिए क्यों जरूरी हो गया। वो भी चाहते थे कि क्यों हम कांग्रेस के साथ मिल जाए। जिसमें से मैंने एक कारण बताया था कि ब्रिटेन ने तुर्की को परास्त कर दिया था, जिसके बाद अब तुर्की में वो खलीफा जैसी पद या उसका विभाजन जैसी समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न हो गई। देखिए खिलाफत आंदोलन शुरू करने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिटेन ने जो खलीफा का पद तुर्की से सस्पेंड करवा दिया था। मतलब उन्होंने घोषणा करवा दी थी कि तुर्की में आज के बाद कोई भी खलीफा नहीं होगा। आपको मैंने बताया हुआ कि चूंकि खलीफा का पद इस्लाम में एक सर्वोच्च पद है और हर इस्लाम को जानने वाला या मानने वाला व्यक्ति अपने आप को इस खलीफा के नेतृत्व में ही रहना स्वीकार करता है। यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखा होगा कि कई सारे राजा बनते थे तो खलीफा से वो स्वीकृति लेते थे, और खलीफा की स्वीकृति मिलने के बाद वो अपने आप को और गर्वान्वित महसूस करते थे, इस्लाम समाज से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, मतलब वो अपने आप को सर्वोच्च महसूस करते थे। लेकिन ये खलीफा पद ब्रिटेन ने क्या किया, जीत गए तुर्की तो अपने हिसाब से उनको रेगुलेट कर दिया। और इस खलीफा पद की अस्वीकृति के बाद अब वो चाहते थे यहाँ का मुसलमान कि इसको पुनः क्या किया जाए, मान्यता प्रदान कर दी। इसका एक बड़ा कारण यही था। दूसरे छोटे छोटे अन्य कारण, जैसे इस समय रॉलेट एक्ट आ चुका था, इस समय थोड़ा बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही थी भुखमरी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, क्योंकि इसी दौरान कौन सा युद्ध चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से 1919 तक चलता रहा। तो बीच में ये समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। जब युद्ध कहीं चलता है तो क्या होता है, सब्जी भाजी ये सारी चीजें आने में बाधित होती हैं। हाँ तुम लड़ लो, पहले एक उठ के यहाँ बीच में बैठो, तो मैं थोड़ी देर से देख रहा हूँ, एक लोग भागाओ या पीछे भागो या आगे बैठो, हाँ जहां मन चले वहां बैठो। ठीक है, तो इसके पीछे एक कारण था, प्रथम विश्व युद्ध से उपजी जो समस्याएं थी, बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, भुखमरी की। और तीसरा एक कारण था कि अब इन्होंने कांग्रेस के साथ क्या कर लिया था, गठबंधन कर लिया था, जिससे इन्हें अब ताकत महसूस हो रही थी कि हम अंग्रेजों को झुका सकते हैं। तो यही कारणों के पीछे इन्होंने एक खिलाफत समिति का निर्माण किया। कौन सी समिति? खिलाफत समिति, जिसके अध्यक्ष थे शेख
घोटानी। कौन अध्यक्ष थे? शेख घोटानी। और इसके सचिव थे शौकत अली। शौकत अली का नाम तो याद होगा आपको, बाल गंगाधर तिलक में आपको मैंने बताया था। क्या किया था इन्होंने? कंधा दिया। तो शेख घोटानी इसके अध्यक्ष थे और शौकत अली इसके सचिव। हालांकि इसके अन्य मेंबर थे महत्वपूर्ण, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद जिन्ना साहब और हसरत मोहानी, ये इनके सदस्य थे। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि खिलाफत समिति के अध्यक्ष कौन थे? शेख। ठीक है। अब इस समिति ने क्या किया? निर्णय लिया, मीटिंग हुई। सबसे पहले मीटिंग हुई थी लखनऊ में, आराम से बातचीत की और घोषणा की कि यार क्यों ना हम एक आंदोलन शुरू कर इस तुर्की के खलीफा पद की पुनः स्थापना के लिए। आराम से आंदोलन हुआ। इसके बाद इन्होंने दिल्ली में एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया जिसका नाम था अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस सम्मेलन। अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस सम्मेलन। इस सम्मेलन में बातचीत उठी कि इसको अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो पहली बार गांधी जी पर सहमति बनी, क्योंकि गांधी जी भी कांग्रेस के बड़े नेता थे जो सबकी बात सुन भी लेते थे और गांधी जी इस्लाम जो मानने वाले थे, मुस्लिम वर्ग से भी जुड़े हुए थे। तो दोनों पक्षों ने स्वीकृति दी कि आप अध्यक्ष बन जाइए। इसके बाद इलाहाबाद में एक अधिवेशन और होता है उसी दौरान, जस्ट ठंडियों के मौसम में। फिर पुनः मांग की जाती है कि अब आंदोलन कैसे शुरू किया जाए और कोशिश की जाती है कि कैसे असहयोग आने वाले जो समय में आंदोलन है कांग्रेस द्वारा, उसको कैसे जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो माना जाता है कि इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 से हो गई थी। कांग्रेस ने 20 में 1920 के आसपास, 1 अगस्त 1920 के आसपास इसी खिलाफत आंदोलन के साथ अपना आंदोलन मिला लिया। हालांकि 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन ये अपना लगातार 1924 तक प्रयास करते रहे। तो खिलाफत आंदोलन में आपको खिलाफत समिति के बारे में याद रखना है, कहां कहां अधिवेशन हुए वो याद रखना है, फिर इसके आगे देखते हैं। चलिए लिखिए। इसमें लिखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी समस्याएं उपज रही थी, बहुत सारी समस्याएं उपज रही थी। तथा ब्रिटेन ने तुर्की से खलीफा के पद को हटा दिया, खलीफा के पद को हटा दिया, जिससे मुस्लिम वर्ग नाराज हो गया, जिससे मुस्लिम वर्ग नाराज हो गया। और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन को शुरू किया, खिलाफत आंदोलन को शुरू किया। जिसके लिए खिलाफत समिति बनाई गई, जिसके लिए खिलाफत समिति बनाई गई।
जिसके अध्यक्ष शेख घोटानी, जिसके अध्यक्ष शेख घोटानी और सचिव शौकत अली थे, और सचिव शौकत अली थे। और जिसके अध्यक्ष शौकत अली थे तथा इसके महत्वपूर्ण सदस्य अभी अध्यक्ष में, जिसके अध्यक्ष शेख घोटानी थे और सचिव शौकत अली थे, और इसके महत्वपूर्ण सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, कौमा हसरत मोहानी, कौमा मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कहां से? सदस्यों के नाम याद एक बार और मिला लीजिए। हसरत मोहानी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, और कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और कौन थे? बस इतने ही लिखा। वो अभी यहां प्रकट नहीं होंगे, वो सबने अवध के आंदोलन में प्रकट होंगे। वो मुस्लिम लीग को ज्यादा अच्छा मानते। ठीक है, यहां तक हुआ। अगली लाइन से लिखिए। दिल्ली में, मतलब सदस्य कई थे पर महत्वपूर्ण थे, दिल्ली में गांधी जी की अध्यक्षता में, दिल्ली में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन बुलाया गया, का सम्मेलन बुलाया गया। जिसके बाद दिल्ली और इलाहाबाद में भी, जिसके बाद दिल्ली और इलाहाबाद में भी खिलाफत आंदोलन की रणनीति बनाई गई, खिलाफत आंदोलन की रणनीति बनाई गई। ठीक है, यहां तक हुआ। ठीक, अगली हेडिंग डालिए, असहयोग आंदोलन। उन्नीस सौ 20 से 1900, देखिए इसको, असहयोग का मतलब क्या होगा? हिंदी शब्दार्थ होता है सहयोग ना करना। आ का मतलब नहीं, सहयोग का मतलब सहयोग होता। अब गांधी जी ने सोचा कि इस खिलाफत आंदोलन के दौरान ही क्या हम कोई एक नया आंदोलन शुरू कर लें, क्योंकि 1919 में क्या हो गया था? विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में गुस्सा था, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, जब देखते होंगे कि जब हमारे समाज में बहुत ज्यादा शोषण हो, बेरोजगारी हो, महंगाई जैसी समस्या हो,
तो कोई भी सामने वाला चुनाव जब भी पड़ेगा तो जनता फिर क्या करती, उनके खिलाफ वोट देगी, क्योंकि आपने उनका समय पर उनके समस्याओं का निवारण नहीं। जैसे वर्तमान में यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार में जब अभी चुनाव हुए, संसदीय चुनाव, तो आपको मालूम है कि क्या हालत है। बिना पार्टी के नाम लिए आपने रिजल्ट खुद देखे हैं। यूपी में उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा, और लगना भी एक टाइम के लिए जरूरी था, क्योंकि इससे वो अपना ट्रैक सुधार लेंगे। नहीं सुधारेंगे तो फिर अगली जनता के पास सारी पावर, वो सरकार बनाती है तो बिगाड़ती भी है। इसी तरह ब्रिटेन वाले राज कर रहे थे, अब वो भी त्रस्त हो गए थे अंग्रेजों से। खिलाफत आंदोलन शुरू हो चुका था, तो गांधी जी ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना हम प्रेशर डाल के कोई ना कोई चीज मनवा लेते हैं। आजादी तो हमें मिलेगी नहीं, लेकिन वो नारा देते हैं कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लें। उनके लिए स्वराज की अवधारणा अलग, बड़े नारा वारा दिया, समझाया लोगों को कि हम यार असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, जिसमें से प्रमुख घटक ये होंगे कि हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार का किसी भी काम में कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वकालत छोड़ देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, हम नौकरियों का बहिष्कार कर देंगे। बच्चे क्या करेंगे, स्कूल जाना छोड़ देंगे। तो आपके फेवरेट काम है, पढ़ाई छुड़वाना हो तो आप बिल्कुल छोड़ दें, तो बढ़िया स्कूल छुड़वाओ, पेपर छुड़वाओ, कुछ भी करो, मतलब आपको सहयोग नहीं करना किसी भी प्रकार। सरकारी कर्मचारी हैं तो अंग्रेजों का सहयोग ना कीजिए। इससे क्या होगा, अंग्रेज दबाव महसूस करें। लेकिन इन दोनों घटनाओं के पीछे 2 अधिवेशन आपसे पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं, जिसमें से एक अधिवेशन का नाम है कलकत्ता अधिवेशन। अधिवेशन सिंपल सा तात्पर्य ये समझिए, जब भी अधिवेशन में बोलूं तो कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को ही अधिवेशन बोला जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी आंदोलन जब शुरू करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है। क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने देख लिया था कि क्या हो सकता है। आप यदि डेट में थोड़ा सा भी हेर फेर कर देंगे तो दिक्कत है। 1857 की क्रांति जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था कि डेट कुछ और थी, लेकिन आंदोलन कभी और शुरू हो गया। गांधी जी इन सब चीजों को जानते थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई गलती अब हम करें जैसे हमें तुरंत आंदोलन वापस लेना पड़े। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। लाला लाजपत, ये अधिवेशन जब 1919 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत। इस विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग से संबंधित क्या किया, प्रस्ताव रखा। लेकिन गांधी जी अभी नेता थे, बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी का खूब विरोध किया कि प्रस्ताव हम पारित नहीं होने देंगे, जिसमें से सीआर दास, स्वयं लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि बड़े बड़े जो नेता थे गांधी जी का खूब खुलकर विरोध किए, और यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ठीक, इसके बाद एक अधिवेशन और बुलाया गया, 1 साल उनका बर्बाद हो गया। गांधी जी को भी समझ में आ गया कि अब इनको समझाया कैसे जाए। इन्होंने फिर आगे डील की कुछ समय तक। फिर एक अधिवेशन बुलाया गया नागपुर में 1920, जिसके अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। कौन थे, वी राघवा। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि असहयोग आंदोलन को जब मान्यता प्राप्त हुई नागपुर के अधिवेशन में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, वी राघवाचारी। आप ऊपर वाला भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर नीचे वाला आप याद रखिए, क्योंकि इसमें जब गांधी जी का पहली बार विरोध हुआ था
जिसमें सीआर दास स्वयं थे। इस बार सीआर दास ने कहा कि यार गांधी जी का उन्होंने साथ दिया और उन्होंने प्रस्ताव स्वयं पेश किया। गांधी जी ने उन्हें समझा लिया, तो गांधी जी की अब वो साथ आ गए। सीआर दास ने स्वयं प्रस्ताव पेश किया, जिसे अब लोगों ने समर्थन। हालांकि इसी दौरान कांग्रेस का जो संविधान था उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किए गए। इसमें से परिवर्तन पहला यह था कि इन्होंने ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी का निर्माण किया, जो 24 घंटे काम करती थी। बहुत सारी छोटी छोटी सभाएं की या समितियों का निर्माण किया, जो भाषाओं के आधार पर था। बहुत सारी समितियां लोकल लेवल पर बनाई, ताकि हम इस सहयोग आंदोलन को लोगों तक ले जा सके। और पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने 4 आना, होता ना पैसे की वैल्यू, 4 आना पहली बार इन्होंने सदस्यता शुल्क कांग्रेस का रखा कि यदि आप इसके मेंबर बनना चाहते तो आपको 4 आने पैसे देने होंगे, ताकि फंड मिलता रहे। तो चलिए लिखिए, 2-3 लाइनें लिख लेते हैं, जहां तक हमने पढ़ा है फिर कल डिटेल से पढ़ेंगे। लिखिए इसमें, लिखिए गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करना है। अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं करना, नहीं करना। जिसके बाद कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके बाद कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। और वह पास न हो सका। इस प्रस्ताव का विरोध किया गया और यह प्रस्ताव पास न हो सका, जिसके बाद 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष वी राघवाचारी थे, वी राघवाचारी थे। इसमें सीआर दास ने, सीआर दास ने सीआर दास ने स्वयं प्रस्ताव पेश किया। स्वयं प्रस्ताव पेश किया।
जिसके बाद असहयोग आंदोलन को मान्यता मिली, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को मान्यता